ओके। और सब थोड़ा लेट हो गए हैं आज, एक 2-3 मिनट। अ, जल्दी से हम लोग चलते हैं एजेंडा पे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस टर्मिनोलॉजी, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बराबर पूछता है। और उससे पहले दो क्वेश्चन है आज हमारे पास। पहला है कि ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट करें। बहुत बार बता चुके हैं, एक बार और बताते हैं। ऑप्शनल सिलेक्ट करने का 3 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा क्राइटेरिया। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट। कोई सा भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे रखना है वो अपना इंटरेस्ट। शायद पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट हो, सोशोलॉजी में हो, एंथ्रोपोलॉजी में हो, या कोई साहित्य का लिटरेचर का सब्जेक्ट हो। सबसे पहले इंटरेस्ट, क्योंकि हो सकता है आपको 3 अटेम्प्ट भी लग जाए, 4 अटेम्प्ट भी लग जाए। अनफॉर्चुनेटली बात की जा रही है इन पोस्ट सिनारियो, खराब से खराब स्थिति में 3-4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं आपके, तो 3-4 साल आपको पढ़ना होगा ऑप्शनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में पढ़ना है। दूसरी चीज, स्टडी मटेरियल, कि काफी अच्छे से स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, बुक्स वगैरह, सोर्सेज, रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड में आता है हमारे पास फैकल्टी। मान लीजिए आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके फैकल्टी अवेलेबल है, अच्छे फैकल्टी है कि नहीं। ये 3 चीजों पे डिसाइड करना है ऑप्शनल। ठीक है। और किसी का सिलेबस ज्यादा है, किसी का कम है। अगर ज्यादा है तो वो GS 1 to 4 से ओवरलैप करता है। जैसे PSIR का ज्यादा है सिलेबस, तो फिर वो GS 2 में, GS 4 में, और GS पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वगैरह जो है वहाँ पे। फिर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, फिर डायस्पोरा वगैरह का क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाता है। करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाते हैं। इंटरव्यू में भी फायदा होता है। तो अगर कोई दुविधा में है, डायलेमा में है कि पॉलिटिकल साइंस ले कि नहीं ले, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बेहिचक उसको ले सकते हैं। इंटरेस्ट भी जग जाता है, और हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस करिए, चूज करिए, तो आपको पढ़ना ही है। बिना पढ़े किसी सब्जेक्ट में गुजारा और चारा चलने वाला नहीं है आपका। और दूसरा, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो। तीसरा, फैकल्टी मेंबर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह आप मेंस के समय लगा सकें। ठीक है। और कोई भी ऑप्शन का, यहाँ पे एक दो चीज और बात करना चाहते हैं। कोई भी ऑप्शन आप उठा लो, लास्ट 10 इयर्स, 10 इयर्स का पीवाई क्यूज अच्छे से एनालाइज करके उसको शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट कीवर्ड्स में आप मॉडल आंसर बना लो। 70% क्वेश्चन यहीं से किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हो जाते हैं। और ऑप्शनल है तो हमें चॉइस भी मिलता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन पेपर 2, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है। बाकी ऑप्शंस रहते हैं। तो वहाँ पे सिलेबस को थोड़ा सा सिलेक्टिवली पढ़ के भी एग्जाम निकाला जा सकता है। तो ये रहा ऑप्शनल पे। एक पूजा सोनी का क्वेश्चन था कि अभी एकेडमिक का एग्जाम वगैरह चल रहा है, किसी का यूनिवर्सिटी में MA PG या किसी भी चीज़ का एग्जाम चल रहा है। तो आप ऐसा करिए कि पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। उसको प्रायोरिटी दीजिए। 2026 में अटेम्प्ट अगर है तो उसको अच्छे से प्रायोरिटी दीजिए। फिर उसके बाद यूपीएससी में देखिए जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो। चलिए, हम लोग इंपॉर्टेंट मेडिवल टर्मिनोलॉजी यहाँ से पढ़ेंगे, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन यूपीएससी में मिलते हैं, और स्टेट पीसीएस में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला टर्म है इक्ता। कितने लोग हैं हमारे साथ? 24। तो इक्ता, ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड का ये टर्म है। इसका मतलब होता था लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट टू ऑफिशियल्स। और ये हेरिडिटरी नहीं होती थी, ठीक है, नॉट हेरिडिटरी। ठीक है। और यहाँ से यूपीएससी का जो रिलेवेंस है, यूपीएससी क्या फोकस करती है, प्रीकर्सर टू मुगल जागीरदारी सिस्टम। जो मुगल का जागीरदारी सिस्टम है, उसी का ये प्रीकर्सर। बाद में मुगल आई, इसके बाद मुगल आई, ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। इसके बाद ही मुगल सल्तनत आई। तो उससे पहले ये प्रीकर्सर टू मुगल जागीरदारी सिस्टम का ये इससे पहले चल रहा था। जागीर, हम लोग वो बातचीत में कहते हैं कि तुम्हारे फादर का जागीर है, ये वो दिस दैट। तो ये मुगल एरा का सबसे प्रसिद्ध टर्म है। इसका मतलब होता है रेवेन्यू असाइनमेंट इन लीव ऑफ सैलरी। ठीक है। मान लीजिए हमारी सैलरी है कुछ, जैसे हम काम करेंगे 1 महीना, तो उसके बदले
जमीन दे दिया जाता था कि यहाँ से कुछ फसल वगैरह उगा के जो भी प्रॉफिट होगा वो आप रख लो। सैलरी जैसा होता था उस हिसाब से लैंड साइन होता था, और ये टेम्पररी पीरियड के लिए था, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मैकेनिज्म था, कभी भी वापस लिया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी मेंशन है, टेम्पररी। जब्त सिस्टम, ठीक है, टर्म जब्त था, ये अकबर के शासनकाल में था। फिक्स्ड कैश रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। और टोडरमल को तो आप लोग जानते ही हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे, और टोडरमल अकबर के समय, ठीक है। और टोडरमल ने एक और सिस्टम लेके आया था, बताइए। मनसबदारी, ठीक है, ये यूपीपीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला आ गया वही मनसब, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। रैंक सिस्टम डिटरमाइंड डिटरमाइनिंग सैलरी और मिलिट्री ऑब्लिगेशन, जैसे हम लोग उधर भी देखे थे। और जट और सवार, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, हाँ, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मुगल का शासन काल चल रहा है, और इसमें ये सिस्टम था कि मान लो 2 बीघा जमीन दे दिया गया, और उसके बदले बोला गया कि आपको जब भी युद्ध होगा या जब भी जरूरत होगी 50 घुड़सवारी देना है और साथ में सैनिक देना है। तो ऐसे करके जमीन को बांट दिया जाता था। वो कोई ज्यादा बड़ा लैंड है तो 200 घुड़सवार और 200 पैदल सैनिक, हाथी वगैरह, इस तरह का प्रोविजन था। तो वही जट और सवार का सिस्टम था। सुलह कुल, यही वर्ड हम कल भूल रहे थे, अकबर्स पॉलिसी है। इसका मतलब क्या होता है सुलह कुल का? यूनिवर्सल पीस या रिलीजियस टॉलरेंस डॉक्ट्रिन, जो अकबर ने खुद का जो दीन इलाही वगैरह सिस्टम, सुलह कुल। देखो, दीन इलाही का फाउंडेशन, ये अगला वर्ड आ गया। सुलह कुल मतलब सबके साथ सुलह करना, एक इंक्लूसिवनेस के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसको हम लोग इथिक्स इथिक्स वाले पेपर में वर्ड यूज कर सकते हैं। एथिक्स वाले में इसको यूज कर सकते हैं, अशोका का धम्मा पॉलिसी यूज कर सकते हैं। एथिक्स में अगर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो चाणक्य का नीति वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यही इंटरकनेक्टेडनेस हमें चाहिए पढ़ते पढ़ते। मराठा, चौथ और सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी में यहाँ पे एक वर्ड है, ये देशमुखी, ठीक है। तो यहाँ पे चौथ लिया जाता था उस टेरिटरी से जहाँ पे डायरेक्ट मराठों का शासन नहीं होता था, और वो थोड़ा सा ज्यादा होता था, 1/4 यानी 25%। और सरदेशमुखी में मुझे याद, मैं एक्चुअली मैं मिस कर रहा हूँ, 1/10 होता था सर। एडिशनल 1/10 या 1/6 समथिंग, किसी को पर याद है तो बताइए। 1/10 क्योंकि होता था। 1/10 1/10। 1/10 होता था, 10%। क्योंकि ये वैसे वैसे टेरिटरी से हासिल की जाती थी, मतलब वो लगान वसूल किया जाता या टैक्स वसूल किया जाता था जिसमें मराठाओं का डायरेक्ट शासन था। तो अपने जनता से आदमी कम ही लेगा ना। तो 1/10 कम होता है, 1/4 ज्यादा होता है, यानी ये 10% और ये 25%। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, चौथ और सरदेशमुखी, और दोनों मराठा एम्पायर से है। 25% लैंड रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम नन मराठा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नन मराठा टेरिटरीज। और एडिशनल 10% लेवी, टोटल 35% क्लेम्ड एज हेरिडिटरी राइट। ये उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। और ये शिवाजी का रेवेन्यू एक्सपेंशन फाइनेंसिंग मेथड, यानी एक्सपेंशन करते थे जब दूसरी टेरिटरी को जीत लेते थे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, इनडायरेक्टली रूल करते थे, तो वहां पे चौथ का कर लगाया जाता था। जिजिया, ये इस्लामिक रूल है, मेडावन में चला था। ओल्ड टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, ठीक है। ये थोड़ा सा काफी ह्यूमिलिएटिंग टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम थे जैसे हिंदूज, तो उन पे वो टैक्स लगाती थी जिजिया का। क्यों? क्योंकि उनको जो सल्तनत है या मेडिवल पीरियड में, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में और मुगल पीरियड में, क्योंकि उसको जो वहाँ का एम्पायर है, साम्राज्य संरक्षण प्रदान कर रहा है, इसीलिए नॉन मुस्लिम को यानी हिंदूज को टैक्स देना पड़ता था, वो कि जो कि जिजिया था। लेकिन ये काफी गलत था, क्योंकि वो तो सभी के थे ना एम्पायर। तो एबॉलिश्ड बाय अकबर, इसको अकबर ने एबॉलिश कर दिया, और फिर अगेन रिवाइव्ड बाय औरंगजेब, और औरंगजेब ने फिर से इसको स्टार्ट कर दिया नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाना। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल है, और ये सही भी नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे पूछ सकता है कि जिजिया कर क्या है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है खुतबा,
ठीक है, आपको मालूम ही होगा दिल्ली सल्तनत में काफी प्रसिद्ध था जो फ्राइडे को सरमन होता है मस्जिदों में, मॉस्क में खुतबा होता है वो वर्ड। तो उसमें सॉवरेनिटी प्रोक्लेमेशन जो खुतबा होता था उस समय जो भी शासक होते थे, खुतबा में उनका नाम लिया जाता था, सो दैट लोगों की सॉवरेनिटी, मतलब लोग अपने आप को साम्राज्य के समर्पित महसूस करे, इस तरीके से नाम वगैरह वो खुतबा में लिया जाता था। तो ये वर्ड थोड़ा सा देख लेंगे। पेशवा वर्ड, पेशवा वर्ड बाद में आया मराठा से निकलकर। ये जो पेशवा जो अथॉरिटी होता था वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता था, जो कि कॉन्फेडरेसी, मतलब वो चार पांच मराठा बटे हुए हैं तो इनको कॉन्फेडरेसी बना दिया गया, और इसमें से एक पर्सन को इलेक्ट किया गया, यही पेशवा कहलाते थे। बाद में पेशवा रूल एस्टेब्लिश हुआ शिवाजी के डिक्लाइन के बाद। नौरोज सिस्टम आपको मालूम ही है, मुगल कोर्ट में काफी प्रसिद्ध था, और ये पर्सियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। अकबर ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज, अकबर ने इसको स्टार्ट करा था। नौरोज फेस्टिवल ये पर्सिया से लिया गया था, खास करके ईरान में। ईरान में ये काफी प्रसिद्ध चलता था। नए नया ईयर जैसे क्रिसमस में, क्रिसमस के बाद जो न्यू ईयर आता है ना, तो उसी तरह पर्सिया में नौरोज वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। अगला है मदद मास। ठीक है, मदद मास ये मेडिवल इंडिया में प्रचलित था, और इसका मतलब होता है टैक्स फ्री लैंड ग्रांट टू रिलीजियस स्कॉलर। जैसे जैसे उस समय मौलवी होते थे, मौलाना होते थे, काजी होते थे, जो रूल्स जो सर जो जज का भी काम करते थे, काजी वगैरह, तो उनको मदद मास उनके सर्विस के बदले जमीन दी जाती थी। अब वो जमीन को किसी दूसरे लोगों को दे के जुतवा के वहां पे जो अनाज होता था, फिर उससे जो प्रॉफिट होता था वही उनकी सैलरी थी, पैसा वहीं से इनकम आता था। सूफी और ब्राह्मण पैटर्नोज। ठीक है, फरमान मतलब मालूम ही है, ऑर्डर, मुगल एरा में रॉयल डिक्री। ठीक है, विथ सील। एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनीज का जो 1717 में फरमान जारी किया गया। जो बंगाल में जो टसल हुआ था बंगाल के नवाब से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वो फरमान, उसको दस्तक भी बोलते हैं। जो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है रॉयल डिक्री, दस्तक, अगर ये दस्तक उनको ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मिल गया था, और उसी का ये गलत फायदा उठा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बंगाल में जो टसल होता है, बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी का युद्ध होता है, ये इसी कंट्रोवर्सी पे था। वो लोग ब्रिटिश बोल रहे थे कि ये हमेशा हमें लाइफ टाइम के लिए मिल गया है, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं था। ये जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहां पे और क्लैरिटी आएगी। कुमारा नायका। ठीक है, ये विजयनगरा में प्रसिद्ध वर्ड था कुमारा नायका। इसका मतलब होता है मिलिट्री कमांडर्स कम एडमिनिस्ट्रेटर्स। मिलिट्री कमांडर भी होते थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी होते, सिमिलर टू नयनकार। ठीक है, तो ये वर्ड देखना है कि ये किस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो विजयनगरा साम्राज्य। किबला का मतलब आपको मालूम है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, किबला की तरफ फेस करके लोग, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है मक्का की तरफ है। मिहराब इंडिकेट्स इन द मॉस्क, जो मॉस्क में एक जो जगह होता है जहाँ पे जो प्रीस्ट खड़े होके जो खुतबा देते हैं या नमाज पढ़ाते हैं, तो वो किबला की तरफ मुंह करके। तो दिस इज इजी फॉर यू। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये हमेशा पाया जाता है, अभी भी मस्जिदों में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दीवाने आर्ज। ठीक है, दीवाने आर्ज भी बोलते हैं, और ये मिलिट्री डिपार्टमेंट को दर्शाता है। पूछ देगा कि दीवाने अर्ज कौन से डिपार्टमेंट से है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट से। या उल्टा भी पूछ सकता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स नॉन बाय विच वर्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलबन। तो दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा का मतलब होता है कोरोस्पोंडेंस डिपार्टमेंट, समाचार पत्र इधर उधर से है। पोस्ट ऑफिस वाला, मीर बख्शी मतलब हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों वर्ड यूपीपीसीएस में, यूपीएससी का तो मुझे याद नहीं है, यूपीपीएससी में पूछा गया है और सीटीएस में भी पूछा गया है। इकोनॉमिक्स टर्म्स, दाम जो बोला जाता था वो कॉपर, तांबे के क्वाइन को, तांबे के सिक्के को बोला जाता था। ये अकबर्स का मॉनेटरी सिस्टम था। ठीक है, हुंडी, ये यूपीएससी ये वर्ड पूछ चुका है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन था ये एग्जैक्टली यही था, बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये मेडिवल बैंकिंग सिस्टम यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड था। कारखाना जानते ही हैं, ये अकबर के समय ही था, सॉरी जहांगीर ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। और
हुमायूं के समय भी था, जो पेंटिंग वगैरह रॉयल वर्कशॉप जैसे टेक्सटाइल, मेटल्स, पेंटिंग, ये सब चीजें, वहां पे जो युद्ध में जो लोगों को पकड़ा जाता था, जो गुलाम बना के लाया जाता था, उनको कारखाने में रख के उनसे काम करवाया जाता था। दैट वाज नोन एज ए रॉयल वर्कशॉप। सोशल टर्म देख ले, बंदगन, ठीक है। वही बंदगन मतलब स्लेव ऑफिसर्स, दिल्ली सल्तनत में ये काफी था, ठीक है। और हुमायूं के समय से ये चलता आ रहा था। और एक इसका एक वर्ड मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। चिल्लस जो थे, जो हुमायूं ने एक स्टैब्लिश करा था, किसी को याद है? चहलगाम। ये वर्ड फेमस है, आपको याद आएगा, पढ़ोगे तो बताना में, या गूगल करते हैं हम भी। और उलेमा मतलब होता है इस्लामिक स्कॉलर्स, जो उस समय मुस्लिमों की शासन थी तो वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते थे। महाजन मतलब मालूम ही है, सेठ को बोलते हैं। मर्चेंट डील्स, अर्बन इकोनॉमी उस समय जब आई। मुगल के टर्म्स को देखते हैं। जब्त मतलब रेवेन्यू, मनसब मतलब होता है रैंक। एक एक वर्ड में, जागीर मतलब लैंड ग्रांट, और सुलह कुल पॉलिसी देती थी कि सबको इंक्लूसिव। अकबर को किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता था, इंक्लूसिव था। उनके दरबार में काफी हिंदूज थे, और प्लस जिजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं का उन्होंने दिल जीत लिया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत इंस्टीट्यूशन में एकता, दिल्ली सल्तनत में एकता थी, वही आगे चल के जागीरदारी सिस्टम में मतलब इवॉल्व कर जाती है। खुतबा और प्लस सिक्का, मतलब ये दोनों क्या था, सॉवरेनिटी के प्रतीक थे, यानी चिन्ह थे, साइन थे। चौथ 25% लिया जाता था, जो कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मराठा करते थे, और इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट से ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, दोनों मिला के 35%, वही वो सेंटेंस बता रहा था। यूपीएससी रेलिवेंट क्वेश्चन, जागीर पूछा जा चुका है, रेवेन्यू असाइनमेंट, सुलह कुल, अकबर की पॉलिसी, अकबर टॉलरेंस पॉलिसी, यानी अकबर सहनशील शासक था, ठीक है। उतना ज्यादा एक्सट्रीम्स और ऑर्थोडॉक्स नहीं था एज कंपेयर टू औरंगजेब। चौथ कौन कलेक्ट करता था? मराठाज, ये परसेंटेज भी पूछ सकता है। चौथ 25%, सरदेशमुखी 1/10। जब्त सिस्टम मतलब लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे जब्त भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब्त मतलब वो जब्त नहीं करना, ठीक है, सीज नहीं करना, इसका मतलब होता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। और कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं, इक्का टेम्पररी होता था, जागीर भी टेम्पररी होती थी, क्योंकि अगर ये कॉमन सेंस है कि अगर हम किसी को जागीरदारी असाइन कर रहे हैं और वो अगर हेरिडिटरी बेस पे, जैसे हम लोगों ने गुप्ता पीरियड में देखा था, गुप्ता काफी सेंट्रलाइज नहीं थी, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया क्योंकि रीजनल पावर राइज करने लगी, तो इसलिए वो लोग, हमें लगता है ये लोग गुप्ता पीरियड वगैरह से सीखे होंगे कि इसको टेम्पररी रखते हैं। और रेवेन्यू, खराज मतलब होता है लैंड टैक्स, ठीक है। खुम्स एंड खराज जो मैं 2-3 दिन पहले बोल रहा था, खुम्स एंड खराज ये मेडिवल पीरियड का टर्म है, यानी लैंड टैक्स से रिलेटेड। मिलिट्री, बंदगान स्लेव सिस्टम था, और मनसबदारी रैंक सिस्टम था, ठीक है। तो ये रैंक मनसबदारी, मान लीजिए मनसबदारी सिस्टम मिला, बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट दिया गया, और उससे मिलिट्री असिस्टेंस लिया जाता था। मान लो मराठाओं के साथ अगर मेडिवल इंडिया में जहांगीर औरंगजेब का युद्ध होने वाला है, अगले वीक डेट और टाइम डिसाइड हो गया है, तो सबको खबर चला जाएगा कि जितना मनसबदारी रैंक है, आप लोग अपने घुड़सवार, घोड़ा और जो भी हथियार वगैरह है सब लेके यहाँ पे इकट्ठा हुई। तो सब लोग अपना सर्विस देते थे और उनके बदले में जागीरदारी दी जाती थी। एक्सटेंडेड टर्मिनोलॉजी, बारिद मतलब होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर, खलजी डायनेस्टी में ये फेमस वर्ड था। अमीन होता है लैंड सर्वेयर, अभी भी गांव वगैरह में अमीन नाम बहुत फेमस है, अमीन को बुला लाओ, जमीन का बंटवारा करना है, ये करना है, वो करना है। परगना मतलब हमें मालूम ही है, रेवेन्यू सब डिविजन्स, और ये मुगल काल में फेमस वर्ड था। और देशमुख मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्टर, ये डेक्कन सल्तनत, यानी साउथ इंडिया में जो हैदराबाद उस साइड आंध्र प्रदेश की तरफ थे, तो ये देशमुख। और बहुत सारे लोगों के नाम में आप लोगों ने टाइटल भी देखा होगा, ये देशमुख, वो देशमुख, दिस दैट। जैसे अभी एक हीरो है और जीनी लिया का, जिनके साथ शादी हुआ है, वो देशमुख परिवार से हैं, यानी वो रेवेन्यू कलेक्टर, यानी वो पैदाइशी और मतलब खानदानी अमीर है, ठीक है। देशमुख क्या नाम है, हीरो, वो भी हीरो है और वो भी हीरोइन, ठीक है। रितेश देशमुख। कौन देशमुख नाम है? क्या नाम है, फिर से बताइए। रितेश देशमुख।
रितेश देशमुख, यस, रितेश देशमुख, और उनके फादर एमपी भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी है, तो वही था ये देशमुख। ठीक है, चलते हैं अगले। इंपॉर्टेंट बैटल्स। ठीक है, और ये कौन जवाब दिया, यानी फिल्म विल्म ज्यादा देख रही है क्या आप? नहीं सर, मुझे तो शौक ही नहीं इस मूवीज का। इंपॉर्टेंट बैटल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मेडिवल इंडिया। एटलीस्ट जितना बैटल यहाँ पे दिखाया जा रहा है इतना तो याद होना चाहिए। ये सब जब हम प्रिपरेशन करते थे ये सब मुंह जबानी याद होता था। इससे क्या होता है कि स्टेट पीसीएस में भी हेल्प होता है, और क्वेश्चंस कहीं भी आप अ, मतलब यू लॉजिक यूज करके, नॉलेज यूज करके एलिमिनेट कर सकते हो। इतना बेसिक मिनिमम में इतना पता होना चाहिए, सबको पता है। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब चला रहा था ऐसे ही फ्री टाइम में, तो वहां पे एक टॉपर का आया, तो उसके रूम का दिखा रहा था, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, और वहां पे नोट्स वगैरह रखे हुए थे। तो मुझे यही समझ में आया कि जितने भी टॉपर्स बन के आ रहे हैं ना, सब बहुत मेहनत करके आते हैं। बहुत मेहनत है, ऐसे तो सिलेक्शन आप देख लो कितना टफ सिलेक्शन है। पहले स्क्रीनिंग होता है, 5 लाख लोगों में से छटनी होता है, फिर उसके बाद मेंस में 4 महीने दिन रात एक करके लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बैटल यहाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। दो दो लोगों के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चीजें भी इन्फ्लुएंस निकालेंगे और सीखेंगे। गौरी उंडेड, गौरी जख्मी हो जाते हैं, और पृथ्वीराज फेल टू परस्यू फुल्ली। की फैक्ट इसमें है, लेकिन पृथ्वीराज जीत जाते हैं। फिर गौरी हार नहीं मानता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराई होता है जस्ट 1 साल के बाद। गौरी रिकवर कर लेता है, गौरी जख्मी हो जाता है, रिकवर करता है, सेम पर्सन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि पहली बार वो देख के गया था कि उसमें उसके वॉर टैक्टिक्स में क्या कमी थी। तो ये तरह एक बार फेल हुए, अपनी गलती को एनालाइज करना है, उसको सुधारना है, फिर आपको सफलता मिलेगा। ये पाइवटल काफी इंपॉर्टेंट था, बिगनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि ये, इसलिए ये बैटल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाती है नॉर्थ इंडिया में। अगला है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में। ये सब ईयर याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। बाबर और इब्राहिम लोदी, ये काफी डिसाइसिव वॉर था, बाबर यहाँ पे जीत जाता है। बाबर का जो काल होता है, वो ये सब भी याद रखना है, 1526 से 1530, मात्र 4 साल के लिए वो भारत में था। यूज ऑफ गन पाउडर करता है, और तुलुगमा, ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तुलुगमा। ठीक है, ये तुलुगमा टैक्टिस क्या होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी दृष्टिकोण से। तुलुगमा, ठीक है। तुलुगमा टैक्टिस क्या होता था कि यहाँ पे एक बीच में बाउंड्री, मतलब एक पिन है, और इस साइड मान लेते हैं ए पार्टी है और बी पार्टी है, और दोनों में युद्ध हो रहा है। और मान लेते हैं बी फॉर बाबर, और इस साइड बाबर है और उस साइड राणा सांगा है, मान लेते हैं। तुगलमा टैक्टिस क्या होती थी कि उसका जितना फोर्स था, एक पार्ट बीच में रहता बाबर का, एक पार्ट बीच में, दूसरा पार्ट इस साइड, तीसरा पार्ट इस साइड, और चौथा एक बैकअप में। इस तरीके से ये बीच वाला कमान संभालता था। ठीक है, कमान संभालता था, और ये धीरे धीरे आगे जाके और अपने दुश्मन को घेर लेता था चारों तरफ से। एक नई टैक्टिक्स, पहले क्या होता था हमारे नॉर्थ, मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इधर से भी भीड़ गए, इधर से भी भीड़ गए, जो बचा वो जीता, जो नहीं बचा वो हार गया। लेकिन ये तुगलुआ टैक्टिक्स, ये काफी मतलब टेक्निकल था, कि चारों तरफ से पहले दुश्मन को घेर लो, फिर उसके बाद हमला करो चारों तरफ से, और एक फोर्स को यहाँ पे इंगेज करके रखो, और बाकी लोगों को चालाकी से घेरवाओ। ठीक है, तो यही तुगलुमा प्रैक्टिस था। बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बाबर यहाँ पे, बाबर ने जितने वार लड़ी सबने उसमें विजयी प्राप्त हुआ। स्ट्रेंथन मुगल होल्ड, मुगल की पकड़ को मजबूत करा, बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ गाजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण करी, तो बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, ये अंतिम वॉर था बाबर का, 1529 में, बाबर वर्सेस अफगान और महमूद लोदी। हाँ, क्योंकि मोहम्मद लोदी ने बाबर को बुलाया था, फिर मोहम्मद लोदी ने बाबर को धोखा दे दिया, तो फिर लास्ट में
बदला लेने के लिए मोहम्मद लोदी के साथ भी ये भिड़ता है, और यहाँ पे भी बाबर जीत जाता है। कॉन्सोलिडेटेड मुगल पावर इन ईस्टर्न इंडिया, पहले तो नॉर्थ में कर लिया था, अब ईस्टर्न की ओर चला। अगला इंपॉर्टेंट युद्ध है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। बाबर की यहाँ मृत्यु हो जाती है 1530 में, फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आता है, शेर शाह सूरी। शेर शाह यहाँ पे जीत जाता है, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, और फतेहपुर सीकरी में इनका टॉम भी है। फतेहपुर सीकरी में नहीं, सॉरी, सासाराम में, सासाराम में इनका टॉम है। हुमायूं फ्लेड टू पर्सिया, बहुत कहानी है इसके पीछे, एनसीईआरटी में काफी अच्छे तरीके से बताया है कि हुमायूं और शेरशाह में युद्ध हो रही थी। फिर शेरशाह का टाइटल, शेर खां नाम, टाइटल खां का उपाधि क्यों उसे मिला, कैसे मिला, उसने एक विधवा से शादी करी, फिर उसके बाद वहां से उसको धन मिलता है, तो फिर उस धन का यूटिलाइज करके फिर वो आगे जाता है। फिर 4 सालों तक सेंट्रल मतलब दिल्ली पर उसका शासन होता है। फिर शेरशाह की मृत्यु कैसी हो जाती है, कलिंजर का युद्ध होता है, उसमें बम फटने से उसके हाथ में मृत्यु हो जाती है। ऐसे पूरा कहानी बताया गया है। अगर एक एक लाइन का फैक्ट हम लोग याद करेंगे तो इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेहनत भी लगेगा। लेकिन हम किसी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं, एक पैसेज में बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, और वही सब कॉन्सेप्ट को यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम है वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको वन लाइनर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे क्यों हुमायूं फ्लेड ऊपर सिया क्यों हो जाता है, फिर वो अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं नदी में कूद जाता है, फिर वहां पे एक जो मछुआरा होता है वो जान बचाता है, फिर उसके बाद उस मछुआरे को वो इनाम देता है, फिर परिचय में जाता है, वहीं पे बाबर का जन्म होता है, फिर वहां पे एक जो मिलती है उनकी वाइफ, उनसे शादी होता है, बाबर होता है, सॉरी अकबर होता है। फिर उसके बाद ये राइज ऑफ सूरी एम्पायर, वही सूरी एम्पायर। तो ये सब पढ़ेंगे। हिस्ट्री तो आपकी जबान पे है सर, नहीं ये सब बहुत अच्छे से हम पढ़े थे, लेकिन अभी रिवीजन नहीं होने के कारण सारा चीज भूल गए हैं। बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम 1540 में होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन हुमायूं और शेरशाह, फिर शेरशाह सूरी अगेन जीत जाता है, यहाँ पे फिर से जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो यहाँ से बहुत कुछ लाइफ में सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, कि दो दो योद्धा लड़ रहे हैं, तो एक ने क्या गलती करा, तो हिस्टोरियन के सामने पूरा पिक्चर होता है, तो वो एनालाइज करते हैं और समरी भी देते हैं बुक में कि क्या क्या मिस्टेक रही। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि शेरशाह का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये कारणों से, तो वो चीज से सीखना भी है। हुमायूं का एग्जाइल हो जाता है, हुमायूं बाहर भाग जाता है वही पर्सिया में। शेरशाह स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, और शेरशाह का आना भी जरूरी था, क्योंकि शेरशाह बहुत सारे काम करता है। जीटी रोड, पेशावर से लेके ढाका तक जीटी रोड का निर्माण होता है। फिर सिक्के का चलन करवाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारता है। ठीक है, बहुत सारा उन्होंने काम करा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होता है। पर अकबर, हुमायूं का बेटा, वो 14 साल या 12 साल का होता है, और वो बैरम खां के अंदर में रहता है, यानी बैरम खां उनका बॉडीगार्ड, और वही मतलब तो सारा चीज पॉलिसीज वगैरह बनाता है। और हेमू के साथ होता है, हेमू के आंख में तीर लग जाती है, और हेमू हाथी से नीचे गिर जाता है, और हेमू हार जाता है। अकबर यहाँ पे जीत जाते हैं। मुगल से ही स्टैब्लिश आफ्टर सूर डिक्लाइन, सूर डायनेस्टी। तो हुमायूं को भेज दिया गया, हरा के भाग गया हुमायूं, क्योंकि हुमायूं के जो 3 या 4 भाई थे। ठीक है, तो हुमायूं ने एक भाई को नॉर्थ दे दिया था, एक भाई को साउथ में दे दिया था कि जाओ वहां पे तुम संभालो प्रोविंसेस। फिर उसके बाद एक ईस्ट में संभाल दिया था, लेकिन चारों भाई आपस में, तीनों भाई जो भी थे, वो हुमायूं का सपोर्ट नहीं करा, और हुमायूं अकेला रह गया। तो यहाँ पे बहुत हिस्ट्री में कुछ सीखने को मिलता है, और हेमू को मार दिया गया, और फिर से मुगल एम्पायर जो 4 साल चली थी ना 1539 में, ये हुमायूं एग्जाइल हो जाता है 1540 में। 15 साल होता है ना, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी 15 साल तक सू डायनेस्टी की शासन रहती है दिल्ली में। तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि खोया हुआ एम्पायर को कैसे वापस लिया जाता है, क्या कैसे क्या क्या टेक्टिक्स लिया जाता है। इसी तरह अपने गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और यहाँ पे अकबर ने फिर से आके यहाँ पे स्थापित करा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 1576 में। अकबर अकबर था, लेकिन मानसिंह लीड कर रहे थे, और महाराणा प्रताप दूसरे तरफ थे।
मुगल टैक्टिकल विन, मुगल यहाँ पे जीत जाते हैं। और सिंबल ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, यही राजपूत कभी किसी के आगे नहीं झुके, ठीक है। राजपूत हमेशा आ, आ, मतलब जितने भी फॉरेनर्स आए सबके खिलाफ लड़े। और प्रताप, तो प्रताप सिंह जो थे वो कंटिन्यूड गुरिल्ला वारफेयर, अपने अंतिम दम तक गुरिल्ला वार। फिर बाद में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के थ्रू, ये भी टैक्टिस है अकबर का, कि शादी करो तो वहां के दामाद बन जाओगे, इज्जत मिलेगा, और उसके बाद युद्ध भी नहीं होगा, और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते रहो। बैटल ऑफ तालीकोटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1565 में होता है, विजयनगरा एम्पायर वर्सेस डेक्कन सल्तनत, ठीक है। सल्तनत यहाँ पे जीत जाती है, जो उधर हैदराबाद की तरफ थी। फॉल ऑफ विजयनगरा होता है, और रामा राय कैप्चर्ड एंड किल्ड, और सिटी रावेद और सिटी को तहस नहस कर दिया जाता है। बैटल ऑफ तालिकटा, तालिकोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हो जाता है। बैटल ऑफ पलासी, वही हम लोग जो दस्तक पढ़ रहे थे, दस्तक और रॉयल फरमान, वही एक था कंटेंटेशियस इशू। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव लीड कर रहे थे, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाती है, और ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस होता है, और मीर जाफर ने यहाँ पे बेट्रे, धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, ठीक है। मीर जाफर जाके ब्रिटिशों के साथ मिल जाता है, और मीर जाफर युद्ध के मैदान में सैनिक के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो सेनापति होता है उस टुकड़े का, तो वो हिला ही नहीं तो सेना भी उसकी नहीं हिले, और बिना लड़े ये युद्ध ब्रिटिश जीत जाती है। तो बैटल ऑफ प्लासी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ, और आधा सैनिक मीर जाफर के कंट्रोल में था, तो वो तो हिला ही नहीं, तो उसके पीछे सैनिक भी नहीं हिले। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर काफी डिसाइसिव था, ठीक है। ये एस्टैब्लिश कर दिया ब्रिटिश रूल को। ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम था, सुजाउद्दौला थे, और ये इंपीरियल मुगल जो सेंट्रल रूलर थे दिल्ली में, ये शाह आलम थे। तो तीनों कंबाइंड फोर्स को ब्रिटिश यहाँ पे हरा देती है। यहाँ पे तो धोखेधड़ी से जीतती है, ठीक है, मीर जाफर ट्रेडर निकल जाता है, तो यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड आर्मी को हराती है, वो भी बंगाल का मीर कासिम उस समय आ गया था, फिर सुजाउद्दौला प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश प्रोविंसेस, और उसके बाद शाह आलम मुगल एम्पायर का जो हेड था उस समय, जो शासक थे, वो शाह आलम द्वितीय थे। इंपॉर्टेंट मेडिवल बैटल्स फॉर द एज इन प्रीलिम्स। बैटल ऑफ चंदावर 1194 हुआ, मोहम्मद गौरी एंड जयचंद के बीच में, और गौरी विक्टोरियस था। बैटल ऑफ अमरकोट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ए बैटल बट सिग्निफिकेंट। अकबर बॉर्न हेयर ड्यूरिंग हुमायूं एग्जाइल, हुमायूं वही भाग जाते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं होता है, भाइयों ने भी धोखा दिया उनको, तो वो वहां पे पर्सिया में जाके 15 साल गुजारते हैं, शादी भी हो गई रहती है, और अकबर भी हो जाता है। तो वही अकबर 14 साल, 15 साल में, पहले ही साल में अकबर हो गया, तो 14 साल उसकी उम्र होती है। बैटल ऑफ रायचूर 1520 में, कृष्णदेव राय विजयनगर के अंपायर मतलब राजा थे, डिफीटेड आदिल शाह ऑफ बीजापुर, बीजापुर वाले शासक को हरा देते हैं। सीज ऑफ चित्तौड़, ये अगेन राजस्थान से रिलेटेड है। अकबर कंकर चित्तौड़गढ़ फ्रॉम राणा उदय सिंह फोर्सेस, और वहां पे फिर चित्तौड़गढ़ में मैट्रिमोनियल, फिर वहां पे शादी करते हैं, और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अकबर को मालूम था फिर जाएंगे, फिर विद्रोह होगा, फिर हमें दिल्ली से आना पड़ेगा यहाँ पे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे आएंगे, इससे अच्छा है कि मैट्रिमोनियल शादी करिए और उसी को इस्तेमाल करें मैट्रिमोनियल, इससे संबंध भी अच्छा रहेगा। तो ये टैक्टिस इन्होंने, और बस यही है, और आगे देखते हैं। तराई, पैटर्न क्या था ट्राई में, फॉल ऑफ राजपूत डोमिनेंस। पानीपत में क्या हुआ, पानीपत बैटल इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ मेजर इंडियन पावर सेंटर। बैटल ऑफ पानीपत क्या था, कि जो सेंट्रल पावर था वो चेंज हो गया। कालीकोटा विजयनगर एम्पायर से एंड ऑफ हिंदू डोमिनेंस इन डेक्कन, विजयनगर साम्राज्य जो थी हिंदू एम्पायर थी, ठीक है। तो तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया गया, सिटी को तहस नहस कर दी गई थी। तो यहाँ पे एंड ऑफ हिंदू डोमिनेंस इन डेक्कन यानी साउथ। चौसा और कन्नौज में हुमायूं का डाउनफॉल हुआ, और शेरशाह से हार जाते हैं, और शेरशाह का यहाँ पे राइज होता है। प्लासी एंड बक्सर, ठीक है, प्लासी एंड बक्सर ब्रिटिश का यहाँ पे डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है। हल्दी घाटी, राजपूत रेसिस्टेंस, सिंबलिज्म और इमोशनल रेलिवेंस, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर भी जीत जाता है ना।
तो यही सब है। तो इतना सारा याद कैसे रहेगा जब तक हम स्टैंडर्ड बुक बेसिक्स बुक्स नहीं पढ़ेंगे, पीडीएफ शेयर करते रहेंगे ग्रुप में, तो इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। तुलगुमा और अरबा टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर। दीवानी राइट्स, पोस्ट बक्सर, क्योंकि वही हम लोग जो देखे थे 1765 से 72 तक चला था। पोस्ट बक्सर यानी बक्सर कब हुआ था? 1764। तो बक्सर के बाद का पोस्ट मतलब, पोस्ट बक्सर मतलब बक्सर के युद्ध के बाद। फॉर्मलाइज थ्रू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो जो तीन फोर्सेस, कंबाइंड फोर्सेस को 1764 में हराई गई। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ और शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया गया। शाह आलम टू को पेंशन भोगी बना के इलाहाबाद में ही बोला गया कि जाइए वहीं पर रहिए, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। गाजी टाइटल बाबर आफ्टर खानवा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी टाइटल अपनाया। सिंबल ऑफ राजपूत वैलर, महाराणा प्रताप। पोस्ट हल्दी, हल्दी घाटी का युद्ध। तो राजपूत थे और राजपूत कभी भी मतलब किसी भी अंपायर के सामने झुके नहीं, वो विद्रोही करते रह गए। ठीक है, ये था। चलते हैं तीसरे चैप्टर में, भक्ति मूवमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, पीडीएफ वीडीएफ शेयर वर्ड नहीं करना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। बेसिक बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब एक एक सब्जेक्ट का तो 15 दिन 20 दिन मैं बता रहा हूँ, एक महीना लेके बैठ जाना है। उसके बाद 1 जून से चल रहा है चैंपियन बैच स्टार्ट होगा। हम लोग जब प्रिपरेशन जब स्टार्ट करे थे, और मैंने भी एनालाइज करा, सिविल सर्विसेज का तैयारी 9 से 13 महीना काफी है। डेडिकेशन के साथ डेली 8 घंटे पढ़ा जाए। ठीक है, 8 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ा जाए तो काफी है। 3 से 3.5 महीना ऑप्शनल। ठीक है, 15 दिन ऐसे मटेरियल और ऐसे का नोट्स वगैरह और ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस किया जाए। फिर उसके बाद 1 मंथ में इथिक्स का दोनों सेक्शन, टर्मिनोलॉजी और केस स्टडीज किया जाए। फिर उसके बाद क्या ही बच जाता है? सी सेट मान लेते हैं 2 महीने, 2 महीने सी सेट किया जाए, और साथ में सब चीज चलता रहेगा। और जीएस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ये तीनों पढ़ेंगे, पीटी प्लस मेंस कॉम्बाइंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने का ही रख लो, 4-5 महीने ज्यादा हो गया, 4 मंथ मैक्सिमम रख लेते हैं, क्योंकि तीन ही सब। 4 मंथ यहाँ, 2 मंथ यहाँ, 6 मंथ, 7 मंथ, 7 3, 10 मंथ, और वही 12 to 13, 9 to 13 मंथ्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी है। कोई सोचता है कि हम 4 महीने एक्सटेंसिवली पढ़ के सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल लेंगे, तो नहीं निकलेगा। 6 महीने भी करके निकलेंगे, डिपेंड करता है, वो काफी अच्छी स्कूलिंग हो, पहले से बैकग्राउंड हो, सबके लिए ये नहीं होता है। जैसे काफी कोई अच्छे है, 12 से ही, ग्रेजुएशन लेवल से ही मेडिवल पढ़ लिया, एंशियंट पढ़ लिया, पॉलिटी एक बार कंप्लीट कर लिया, 2 बार कंप्लीट कर लिया, तो ये तो उनके लिए और कम समय लगेगा। फिर उसके बाद लास्ट में बच जाएगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग तो मस्ट है, क्योंकि सब चीज इसी पे डिपेंड करता है। आज मेरा दोस्त बता रहा था कि जो रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1, उनका पेपर 3 में 86, मैंने देखा नहीं लेकिन वो बोल रहा था, तो सही ही बोल रहा होगा, 86 मार्क्स है। इंटरव्यू में 200 मार्क्स है। ठीक है, तो सब चीज नॉर्मली ये सब में एवरेज मार्क्स लाना है, और जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। 11 से 13 महीना, 9 से 13 महीना बोलो, 11 महीने, 1 साल आपको बैठ के अच्छे से 9, 10, 11 महीने अच्छे से रेगुलर बेसिस पे पढ़ लोगे, सारी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी दिमाग में। उसके बाद अटेम्प्ट दीजिए और ऑल इंडिया रैंक लेके निकलिए। ऑल इंडिया रैंक, कोई भी रैंक लेके निकलिए और फिनिश करिए। क्यों 2-2 महीना, 4-4 महीना एग्जाम के समय में मेढक कैसे निकलता है बरसात के समय में, वैसे निकलना है और फिर पढ़ना है, परेशान होना है। एकदम अंडरग्राउंड रहिए 9 मंथ। और अभी तक तो बहुत पढ़ लिए होंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट नहीं करना है, प्रीलिम्स का रिजल्ट, प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद निकालना है तो निकालना ही है, रिजल्ट हो चाहे नहीं हो, तैयारी कंटिन्यू करना है। चलिए, भक्ति मूवमेंट देखते हैं और मीनिंग। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, संस्कृत वर्ड भक्त से लिया गया है, और मीनिंग होता है टू शेयर और टू लव। ठीक है,
तो डिवोशन, भगवान के प्रति डिवोशन। ओरिजिन कहाँ होता है? अर्ली ट्रेसेस इन साउथ इंडिया, 6 to 9 सेंचुरी, 6 ईस्वी से 9वीं शताब्दी तक। अलवर जो होते थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अलवर होते थे विष्णु के डिवोटी होते थे। ये काफी कंफ्यूजन होता था मुझे, अलवर और नयनार में। नयनार शिवा डिवोटी होते थे, तो मेरे को काफी प्रॉब्लम होता था कि अलवर किसके डिवोटी होते हैं, मतलब किसका पूजा करते हैं, और नयनार किसका पूजा करते हैं, मुझे काफी दिक्कत होती थी। मैंने इसका एक वर्ड निकाला, भी, और बस भी देखता था, सबसे पहले भी देखता था, फिर बोल देता था अलवर विष्णु, और नयनर जो बच गया वो शिवा के। ठीक है, ऐसे यस करके सर, हम चीजें भी कर यही सकते करते हैं। हैं। आप भी ऐसे ही करती हैं? अर्ली प्रमोटर्स कौन थे? अलवर और नयनार्स। ठीक है। कौन कौन से संत हुए? अंडाल, काफी फेमस, और नम्मदवर, वैष्णवा इनका निकनेम है। फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस वेदांता, वेदांता का जो कोर था वो अद्वैत था, जो शंकराचार्य ने दिया। ठीक है। शंकराचार्य असम में, फिर इधर उधर देश के चारों भागों में एक मठ का निर्माण कराया। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो हमें प्रॉब्लम है। क्वालिफाइड मोनिज्म रामानुजन ने दिया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है। और द्वैता का सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया, और विशिष्ट अद्वैता रामानुजुना रामानुजाचार्य ने दिया था। तो ये सब फिलोसफी है। वेदांता का मतलब क्या होता है? वही फिलोसफिकल टर्म। क्वालिफाइड मोनिज्म मतलब एक भगवान का पूजा करना है, लेकिन उसमें और भी आ सकते हैं। ये सब थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है? हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, और हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज है ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं इन सब चीजों पे फोकस करना है, और इन सारों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य, शंकराचार्य काफी फेमस है हिंदू रिवाइवलिज्म में। फिर उसके बाद रामानुजा, फिर माधवाचार्य, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य। रामानुजा दूसरे हैं और रामानुजाचार्य दूसरे हैं। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म और प्रीस्टली डोमिनेंस, वही है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड कल देख रहे थे, फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड देख रहे थे। तो सिंपल सिंपल रिलीजन था, सिंपल सारा ट्राइबल ट्राइबल लाइफ थी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गया। फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हुई, डिस्टिंक्शन बना, लोगों को डिवाइड किए कर दिया गया जाति के नाम पे। फिर उसके बाद मोबिलिटी नहीं थी, जो जिस जाति में जो जो काम कर रहा वही करता रहेगा। तो ये सब चीजें, इसी तरह रिचुअलिज्म और पेस्टली डोमिनेंस हो गया था। इसीलिए भक्ति मूवमेंट को लाया गया कि हिंदुइज्म में जो भी गलत चीजें आ गई हैं समय के दौरान, उसको वहां पे ठीक किया जाए। उसी तरह सूफी मूवमेंट आता है, जैसे ये मुस्लिमों में भी कास्टिज्म घुस गया, और बहुत सारे मतभेद होने लगे, कोई वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, अलग अलग फिलोसफी आने लगी, तो सूफीज्म आके वहां पे भी सुधारना चाहिए। तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, मतलब दोनों रिलीजन में कुछ ना कुछ असंगतियां आ गई थी, तो उनको दूर करने के लिए मूवमेंट लाया गया। लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब जो नॉलेजेबल स्कॉलर पर्सन, वो देखें कि जो आम आदमी है उनकी लाइफ काफी मतलब दुखदाय हो रही है, और भगवान सिर्फ एक जो जो इलीट क्लास है उनके होते जा रहे हैं, और इन लोगों को पीछे छोड़ता जा रहा है। तो उन्हीं को सुधारने के लिए ये मूवमेंट लाया। बस 2 लाइन में यही याद रखना है, कुछ गलतियां इसमें घुस गई थी, कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी, उनको रिफॉर्म करने के लिए भक्ति आया और सूफी आया। बस इतना 2 लाइन याद रखना है, जो भी स्टेटमेंट आएगा इसी लॉजिक पे एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। रिचुअलिज्म और प्रीस्टली डोमिनेंस, इम्फेसिस ऑन पर्सनल डिवोशन, भक्ति। भक्ति बोला कि भाई मंदिर जाने की तुम्हें क्या जरूरत है, 4 धाम घूमने की क्या जरूरत है, पैसा है नहीं पॉकेट में, कर्ज लेके 4 धाम घूम रहे हो। ठीक है, पैसा है नहीं, कर्ज ले रहे हो, जा रहे हो मक्का मदीना, और वहां पे फिर आ रहे हो, कर्ज में डूब जा रहे हो। तो भगवान तो हर जगह है, पर्सनल लेवल पे तुम उसको पूजा करो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनियन, मतलब भगवान के साथ डायरेक्ट रिश्ता जोड़ो। ठीक है, मतलब इसको और मतलब डीप कर दिया, सस्ता बना दिया गया। ठीक है, कि पैसे उसे इतना सारा जो यज्ञ करवाने में, फिर यहाँ जाने में, वहां जाने में होता है, भगवान आपके अंदर ही है, भगवान से आप कनेक्शन जोड़ो।
इक्वालिटी अमंग डिवोटी, जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं भगवान के नजर में। वर्नाकुलर लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ संस्कृत, संस्कृत पे ब्राह्मण का डोमिनेंस था और वो सारा चीज संस्कृत ही में करवाते थे। अब मुझे मान लो अरबी, जैसे हम मुस्लिम हैं और जो कुरान है, जो होली ग्रंथ हमारा है कुरान, वो अरबी में है। अगर कोई मुस्लिम, कोई प्रीस्ट बोले, मौलाना आके बोले कि नहीं तुम्हें अरबी आना ही चाहिए अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो या अल्लाह के नजदीक जाना या अल्लाह का प्यारा होना है, अल्लाह तुम्हें मदद करे, अरबी लैंग्वेज का आना तुम्हें जरूरी है। अब तो हम गरीब का अरबी लैंग्वेज अब कहाँ सीखे, उम्र भी जा रही है। लेकिन अगर आके कोई दूसरा बोल रहा है कि भाषा यहाँ पे बाध्य नहीं है, आप किसी भी भाषा में, आप मन के भाषा में भी अल्लाह से बात कर लो तो अल्लाह आपकी बात सुन लेगा और आपको मतलब आपके ऊपर प्रसन्न होगा और आपको दुख से निकाल देगा। तो ये वाला सेकंड वाला ज्यादा इजी है ना हमारे लिए, तो हम बोलेंगे हाँ भाई अभी तो नहीं आता, कैसे सीखेंगे, सीख ही नहीं पाए हम। ठीक है, और बोलने में 5 साल लग जाएगा। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया और नीचे तबके के जो लोग थे वो काफी अपने आप को रिलेट करें, इंस्टेड ऑफ संस्कृत या अरबी जो पिछली क्लास और इलीट क्लास का डोमिनेंट था। और भगवान को कैसे खुश करना है, भजन गाओ। ठीक है, 1 लाख रुपया, 10,000, 20,000 क्यों मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके चढ़ावा चढ़ाना है, भजन करो, कीर्तन करो, तो भंगाज पॉपुलराइज्ड। ठीक है, यही सब चीज बस थोड़ा थोड़ा पकड़ना है। और फिर इसमें डिवीजन हुआ, 2 तरह के आए और बोले कि निर्गुणा भक्ति यानी भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, मूर्ति क्यों बनाना। ठीक है, दूसरा पक्ष आया, बोला सगुणा भक्ति, गॉड विथ फॉर्म। तो ठीक है, कोई आदमी आंख बंद करता है तो उसे भगवान का पिक्चर नजर नहीं आता, लेकिन अगर पिक्चर बना के दे दिया जाए और उसको रिलेट करता है, उसकी लाइफ अच्छी चलती है, वो विश्वास करता है, तो उसके लिए वही सही। तो 2 तरह के आए। तो निर्गुणा भक्ति जिसमें भगवान का कोई रूप आकार नहीं होता है, तो वैसे लोग हुए कबीर और गुरु नानक। ठीक है, और सगुणा भक्ति जो बोले कि ठीक है तुम्हें भगवान को लेना है, फोटो लेना है तो फोटो बना लो, मूर्ति बना लो, देख लो, उसी से तुम खुश रहो और मोक्ष की प्राप्ति करो, तो वैसे जो फिलोसफर आए तुलसीदास और मीराबाई। ठीक है, मेजर संत कौन कौन हुए, कबीर निर्गुणा, यानी निर्गुणा मतलब कोई आकार नहीं, गुरु नानक भी निर्गुणा थे, रविदास भी निर्गुणा थे। तो ये सब थोड़ा सा देख लेना। सिंपल सा है, कुछ प्रॉब्लम अंदर घुस गया था, कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी, रिचुअल्स काफी इलेबोरेट हो गया था, प्रीस्ट को पैसा दो, ठीक है, तब वो खुश होगा, तब वो भगवान से खुश करवाएगा आपको। सब रिलीजन में, यहाँ पे एक हिंदुइज्म की बात नहीं हो रही, सब रिलीजन में यही है। तुलसीदास सगुना थे, यानी आप पिक्चर बना सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, घर में रख सकते हो, वहीं पे आरती चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ। रामा के डिवोटी थे, भगवान राम। सूरदास सगुना थे, ये भी बोले कि मूर्ति बनाना बना लो। ये कृष्णा के डिवोटी थी, तो कृष्णा का मूर्ति तो है ही, राम का मूर्ति है ही। मीराबाई ये भी मूर्ति, तो ये कृष्णा की डिवोटी थी और कृष्णा के प्रति काफी समर्पित थी। चैतन्य महाप्रभु सगुना थे और ये कृष्ण भक्ति थे, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति तो देख ही रहे हो आप। कबीर टीचिंग, कबीर की टीचिंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। गॉड्स निर्गुणा यानी फॉर्मलेस, कोई आकार नहीं है, क्रिटिक ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी। यहाँ पे एक चीज, जो सेंटेंस है ना, यहीं पे समझना है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के ये क्रिटिक नहीं थे, मतलब आलोचनाकारी नहीं थे, साथ में ये ऑर्थोडॉक्सी है, जो इन दोनों धर्म के ऑर्थोडॉक्स हो गए ना उनके प्रति उनके ये आलोचना करते थे। ठीक है, धर्म का कोई भी आलोचना नहीं करता है, सब धर्म शांति और सहयोग की बात करता है। उसमें जो लोग आके बैठ जाते हैं मेन पोजीशन पे, वो काफी वाली बात है, तो उनके आलोचनाकारी ये थे। यूज्ड कपलेट्स, जिसको दोहा हिंदी में बोलते हैं, अपने मतलब दोहा से मतलब पोएट्री फॉर्म में गाकर लोगों को उससे मैसेज दिया करते थे। इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो वीर का बीजक था, ये काफी इम्पोर्टेंट है। किसी को याद है तो माइक ऑन करके बताइए, कबीर का कोई कपलेट याद है किसी को, दोहा हुआ भगवान से रिलेटेड, यहाँ खोजे वहां खोजे कहीं नहीं मिला, मिले अपने अंदर, कुछ इस तरह का है तो बताओ यस माइक ऑन है। करके बताइए। हम्म। जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी था तब। हम्म, कंप्लीट करिए, बस हो गया। नहीं सर, यस आगे है प्रियंका, उसके प्रेम और अति प्रियंका पाखरी बताइए। तामी दो न समा।
और किसी को? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो एक यही है सब ये जब कर। मैं था तब हरी नहीं। हम्म। जब बताया मैं था सर। तो हरी नहीं, जब हरी था तो मैं नहीं। है, अब हरी है हमलाएं। और आगे बोले। ठीक है, ठीक है, काफी सराहनीय, ये फट रहा आप लोगों का, कोई बात नहीं। ठीक है, माहौल बन चुका है। ठीक है, हमें भी याद नहीं आ रहा है। और पत्थर को पूजत जाए, ये हाँ, तो वो बोल ही चुके हैं ये लोग, हाँ। ठीक है, तो काफी भूल गए हैं, लेकिन इन लोगों की टीचिंग जो थी ना अभी भी काफी रिलेवेंट है। गुरु नानक टीचिंग, ठीक है, फाउंडेड सिखिज्म। ठीक है। अब सिखिज्म का इतिहास पढ़ोगे और मुगल से रिलेट करोगे तो फिर हमें पढ़ने के बाद लगता है यार सिख और मुस्लिम दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। जिस तरीके से सिख के गुरु की एग्जीक्यूशन औरंगजेब और जहांगीर ने करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के हम उठे, जब कंप्लीट करें, तो हमें पता चला यार तू सिख जहाँ दिया तो हमें बच के रहना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब दो धर्म की बात नहीं थी यहाँ पे, लोग मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल टसल था। ठीक है, तो बिलीव्ड इन निराकार फॉर्मलेस गॉड, निर्गुणा। ठीक है, गुरु नानक साहब की बात हो रही है, और नाम जपना और किरत करनी और वंद चखना। ठीक है, ये सब चीजों पे फोकस किया गया। चैतन्य महाप्रभु स्प्रेड कृष्णा भक्ति थ्रू आउट के स्टैटिक सिंगिंग, मतलब थोड़ा सा गाना गा के और थोड़ा सा डांस करके ऐसे चारों तरफ घूम घूम कर वो अपना मैसेज डिलीवर करते थे। और इससे आम लोग बेहाल हो गए थे, हिंदुइज्म में, मुस्लिम्स में आम लोग बेहाल हो गए थे। और वो इन लोगों से ज्यादा कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट फील करते थे। और ये लोग फिर पॉपुलराइज्ड गौड़िया वैष्णविज्म जो बंगाल में था, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल के ही हैं। तुलसीदास ऑथर ऑफ रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है और प्रमोटेड ड्रामा भक्ति। सूरदास डिवोटी ऑफ कृष्णा, यानी कि कोई भी अगर भगवान का डिवोटी अगर यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में मिल रहा है, मतलब वो सगुना से है, यानी भगवान की पूजा कर रहा है तो भगवान की मूर्ति भी बना रहा है अगर भगवान का नाम आ रहा। कंपोज सूर सागर इन ब्रज भाषा, तो ये सूर सागर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर हमने बिजक देखा था। मीराबाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली लेडी फीमेल डिवोटी ऑफ कृष्णा, भजन्स एक्सप्रेसिंग डीप पर्सनल डिवोशंस। ठीक है, और ये मतलब ये मैरिड थी, और शायद इनका इनके हस्बैंड का डेथ हो गया था, फिर उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी, और मतलब भगवान के ही भगवान भगवान को ही समर्पित कर दी अपनी पूरी लाइफ। पासवाना, ये यूपीएससी 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी इसको डील करे हैं। बासवाना लिंगायत मूवमेंट्स इन कर्नाटका रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड टेम्पल वर्शिप। कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर दी और टेम्पल वर्शिप, टेम्पल में नहीं जाना है। टेम्पल में भगवान थोड़ी है, भगवान तो हर जगह है। तो टेम्पल जाओ, टेम्पल जाओगे तो प्रीस्ट वहां पे अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, इससे अच्छा टेम्पल जाना ही नहीं है। वचन आज पोइट्री फॉर्म में वचन, जो भगवान का वचन, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वचन था उनको वो जप करते थे। नामदेव काफी इंपॉर्टेंट है। और नामदेव मतलब सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। भक्ति पोएट्री फोकस्ड ऑन विठोबा, विठल ऑफ पंढरपुर में। ये मतलब विठोबा एक विठल भगवान होते हैं वहां पे, तो उनको ये उनके डिवोटी हैं ये। और नामदेव, नामदेव मैं जो भूल रहा हूँ, सूरदास, तुलसीदास, और चार एक और नाम है। तो इनका पेशा, ये बहुत ही छोटी जाति थी। एक चमार थे, एक जूता सीते थे, एक बुनकर थे। मुझे याद था लेकिन मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ तुकाराम नाम। सर। हाँ, बोलिए। तुकाराम। जरा बताइए इन लोगों का पेशा क्या था, तो और रे क्लैरिटी आएगी। रेदास सर चमार, हाँ। और मोर्चा थे नाई। हम्म। तुलसीदास पंडित, सूरदास भी पंडित, मीराबाई भी पंडित, नामदेव तो एससी थे। हम्म तो इनसे हमें ये पता चलता है कि ये नीची जाति के थे। इनके साथ छूत अछूत वाला व्यवहार किया जाता था, बचपन से ही इनको हरास किया गया। मंदिर में प्रवेश नहीं था। इन्होंने खुद से बात करी, भगवान की खोज करी कि भगवान मंदिर में थोड़ी है, भगवान तो हर जगह है। ठीक है, पत्थर को पूज रहे हैं तो पत्थर हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, मूर्ति अपने घर में भी लगा सकते हैं। भगवान से ही तो कनेक्शन करना है।
ऐसा तो नहीं है कि मंदिर मस्जिद में भगवान एकदम साक्षात रूप में वहां पे खड़े हैं, तो जाएंगे तो टिकट मेरा कट जाएगा। ठीक है। तो वैसा नहीं है। तो ये लोग काफी नीची जाति के थे और इन्होंने बचपन से ही ये स्ट्रगल देखा था, तो फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा उत्थान करते हैं लोगों का। यहाँ पे देखिए तुकाराम आ ही गए। एक नाथ तुकाराम वारकरी मूवमेंट को इन्होंने लीड करा महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में। पंधारपुर प्रमोटेड पर्सनल डिवोशन ओवर रिचुअल्स। ये सेंटेंस समझ गए तो सब चीज यहाँ पे समझ गए। पर्सनल डिवोशन को प्रीफर करना है रादर देन रिचुअल्स। रिचुअल मतलब हम नारियल का चढ़ावा ले गए, केला ले गए, संतरा ले गए, सेब ले गए, ठीक है, सब चीज ले गए, दान दक्षिणा सब ले जाके दे दिए। अब मेरे पास नहीं नहीं है तो हम इसका मतलब भगवान को खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खाने को है ही नहीं मेरे घर में, तो इतना चढ़ावा भगवान को कैसे करे। तो ये लोग बताएं कि भाई पर्सनल डिवोशन कर, खुद के लेवल पे कर, घर में ही कर, नहा धोआ, सुबह में उठ नहा धोआ और खुद से पूजा पाठ कर, उसी से भगवान मिल जाएंगे। इतना ज्यादा करने झोल झमेला करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस को समझना है कि पर्सनल प्रमोटेड पर्सनल डिवोशन ओवर रिचुअल्स। तो यहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको छोड़ते हैं, संत रविदास पे आते हैं। रविदास emphasized इक्वालिटी, इक्वालिटी पे जोर दिया, बराबरी पर, वर्कड फॉर सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म किया। और सॉन्ग कंपाइल्ड लेटर इन गुरु ग्रंथ साहब। और रविदास ने बहुत सारे सॉन्ग, दोहा, कपलेट्स, ठीक है, पोएट के रूप में, तो उन्होंने इनके जो सॉन्ग्स वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का ये जो होली किताब है उसमें भी इनके चीजों को संग्रहित किया गया है। अंडाल, वोमेन अलवर सेन, ठीक है। एक होते थे नयनार, ये नॉर्थ में थे, नॉर्थ रीजन में। और अलवर साउथ रीजन में, साउथ इंडिया में। फेमस फॉर हर पैशनेट डिवोशनल पोएम टू विष्णु। अब ये विष्णु भगवान का नाम आ गया, यानी ये थे सगुन, सगुन। फिलोसफी कॉन्फ्लिक्ट्स, कबीर नानक में निर्गुणा क्रिटिसाइज्ड आइडल वर्शिप। फिर अब ये दोनों ना सुधार तो कर दिया, सगुन और निर्गुण, अब दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, तुम क्यों भगवान का फॉर्म बना रहे हो। सगुन बोले हम ठीक है, निर्गुण बोले हम ठीक है, यही होता ही है। ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, ये सगुन है, एक्सेप्टेड दैट इज को एक्सेप्ट करा। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे ठीक थे। बाद में कंट्रोवर्सी हो गई। लैंग्वेज कंट्रीब्यूशन, प्रमोटेड वर्नाकुलर, वही अरबी और संस्कृत वाला जो हमने दिया एग्जांपल, हिंदी, मराठी, जिस लैंग्वेज में आप ट्राइबल लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड और एमपी के ट्राइब बहुत दूर दराज जंगल में रहते हो और आपको ये सब लैंग्वेज आती ही नहीं है, संस्कृत और ये सब चीजें, तो आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो समझते हो उसी लैंग्वेज में भगवान की पूजा करो। तमिल, बंगाली, ब्रजभाषा। हेल्प रीजनल लिटरेचर टू फ्लरिश। इससे क्या हुआ कि रीजनल लैंग्वेज फ्लरिश करी, प्रिजर्वेंस हुआ, और आगे तक गया, विलुप्त नहीं हुआ। इम्पैक्ट, वीकेंड रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर्स। इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो कास्ट रिजिड कल्चर था उसको तोड़ा गया, ठीक है। स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी, समाज में सबका समानता है, ठीक है। ये फोस्टर हुआ, फोस्टर हिंदू मुस्लिम रिलीजियस टॉलरेंस। हिंदू भी समझ में आया कि जो ऊपर बैठे हैं वो हमारा शोषण कर रहे हैं, मुस्लिम भी समझ में आया कि हम दोनों को आपस में लड़ाया जा रहा है, वो अपने फायदे के लिए, ठीक है। अभी जो इंडिया पाकिस्तान में अभी जो स्थिति है, मर कौन रहा है, दोनों साइड से आम जनता। जैसे मैं आज एक वीडियो देखा, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे कौन आम जनता जा रही है, ठीक है, चढ़ रही है वहां, और वहां का जो आर्मी है वो इंसाइट करता है, ये वो दिस दैट। राइज ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर एंड फोक ट्रेडिशन। वर्नाकुलर लिटरेचर वही जो रीजनल भाषा वगैरह का उत्थान हुआ, और फोक ट्रेडिशन मतलब वही पॉपुलर जो लोकल है वो फ्लरिश हुआ। डिक्लाइन रीजन्स, रीजन्स के डिक्लाइन। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भक्ति सेक्ट्स, भक्ति सेट आए तो सुधार करने के लिए उन्हीं को भगवान बना के उन्हीं की पूजा करने लगे। और मतलब लोगों की कमी नहीं होती ना, एक से होते हैं लोग ना हमारे समाज में, जो आए थे बताने के लिए भगवान ये हैं वो हैं ऐसे हैं, पर्सनल कनेक्शन करो, बोले कि नहीं वो भगवान को छोड़ो, आप ही पहले भगवान। अलग ही कहानी स्टार्ट हो जाती है हर जगह। राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, फिर चले गए ईस्ट के पास कि नहीं आप ही मेरा उत्थान कराओ। फिर उसके बाद इमरजेंस ऑफ सेक्टेरियन डिफरेंसेस, फिर एक सेक्ट आई, जैसे ब्राह्मो समाज पढ़ रहे थे, आदि ब्राह्मो, फिर नया ब्राह्मो, ये वो केशव चंद्र सेन वाला जो किस्सा हम लोग देखे थे, आगे चल के फिर डिकाडेंस हो जाती है, ये वो रिश्ता।
स्मार्ट ट्रेंड, टॉपिक्स वेयर प्रीलिम्स क्वेश्चन आर आस्क्ड। डिफरेंस बिटवीन निर्गुणा एंड सगुणा व्यक्ति। निर्गुणा मतलब कोई आकार नहीं, सगुणा मतलब आकार। आंसर इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड सीडीएस। कबीर बिलीव वर्सेस गुरु नानक, दोनों में क्या अंतर था, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। अलवर एंड नयनार्स, इंपॉर्टेंट फॉर सीपीएफ एंड एसएससी। बांसवाना एंड लिंगायत, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्नाकुलर इम्पैक्ट ऑफ भक्ति पोएट्स, भक्ति पोएट्स में यानी रीजनल लैंग्वेज, लोकल फोक्स, ये सब चीजों का उत्थान हुआ, यानी मतलब प्रिजर्व किया गया, पॉपुलर हुआ, लोग उसको काफी वाइड लेवल पे अपनाए। कहते हैं महाप्रभु भक्ति स्टाइल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन सीरियस इंडिया। रामचरितमानस एंड रीजनल डिवोशनल लिटरेचर, ये भी इम्पोर्टेंट था। और वरकारी मूवमेंट महाराष्ट्र और गुजरात एरिया में, महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा गया, सीएपीएफ पेपर्स में पूछा गया। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, यूपीएससी लाइक्स टू आस्क मैचिंग क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन पूछ देगा जैसे ये यूपीपीसीएस में तुलसीदास, तुकाराम, नामदेव, इनका जो ओरिजिनल पेशा क्या था, तो कोई कोबना मोची था, कोई बुनकर था, कोई ये था, कोई बार्बर था, बाल काटने वाला। तो ये सब नीची जाति के लोग थे, काफी स्ट्रगल करें। फिर उनके बाद उन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ के नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। सैंड वर्सेस रीजन्स, लैंग्वेज वर्सेस भक्ति साइंस। इट ऑल्सो लाइक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, आस्किंग फॉर करेक्ट इनकरेक्ट, ये सब चीजों पे देखना है कि कबीर और नानक चैतन्य, एटलीस्ट दो तीन पॉइंट जो हम लोग डिस्कस जितना किए इतना पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट्स एंड वी कैन अराइव टू द राइट ऑप्शंस। ठीक है, वहां तक कर चुके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस, परेशानी, दिक्कत? बोलो, टफ था? नहीं था टफ। बेसिक चीजें हमें समझना है, बेसिक चीजें समझना है, और एग्जाम में आए तो करना है। कोई सवाल जवाब, किसी को क्वेश्चन वोश्चन पूछना है पूछिए, कुछ बोलना है दीजिए, सजेशन वगैरह। तैयारी कैसी चल रही है, सी सेट कैसे चल रहा है, बताइए। कुछ बोलिएगा, आप लोग नहीं बोलिएगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं सब कोई एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, मतलब 25 मई को? यस सर। ठीक है। साहिल खान दो हैं, मुनज्जा भी हैं, नाजमीन शेख, नुसरत, प्रियंका, सचिन, साहिल, सब कोई है। देखिए सर, अच्छे यस से सर। तैयारी हाँ, अच्छे से तैयारी करिए, हिम्मत नहीं हारना है, अंत तक लड़ना है, और बस आगे बढ़ते जाना है। और हाँ, मोहम्मद आदम हाथ उठाए हुए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। हाथ नहीं सर, कुछ उठाए। नहीं। तो ठीक है, हम लोग वाइंड अप करते हैं, और कल या परसों में हम लोग ये वाइंड अप कर देंगे मेडिवल। एक दिन का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स कुछ देखेंगे। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बुलेट पॉइंट फॉर्म में देखेंगे हम लोग, कि कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर लें, और जल्दी से 10 तक हम सोचे थे लेकिन 11-12 हो जाएगा, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। फिर उसके बाद आगे देखा जाए। आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा। और सर ब्रेन स्टॉर्मिंग शोएब अख्तर बोल रहे हैं, शोएब अख्तर आप करेंगे थोड़ा सा जल्दी से, इसको फिनिश करना चाह रहे हैं, सो दैट थोड़ा टाइम मिले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में जा सके हम लोग। तो इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं, और आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा और अंत तक लड़ते रहिएगा। ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट का एक फिल्म आया था, उसमें ये लिखा हुआ था, मुझे शुरू में समझ में नहीं आया, और ये लिखा गया था कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर बस एक ही चीज का होता है कि वो एक इलीट सर्विस में इंटर कर जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति इंटर नहीं करता है, लेकिन मेंटल स्टेमिना, रेजिलियंसी, सब चीज सेम रहती है, और यहाँ तक कि उससे अच्छा लाइफ भी बिताती है। बस एक सोशल सिक्योरिटी होता है, और लोग जो प्राइवेट में करते हैं वो नहीं होता है। बट अल्टीमेटली अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो आप इंटर कर जाओगे विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है इस एग्जाम में। और यहाँ पे माँ की दुआएं, बाप की दुआएं, सबकी दुआएं फेल हो जाती है। सिविल सर्विसेज का ऐसा एग्जाम है कि यहाँ सबका, सबकी दुआएं फेल हो जाती हैं। बस एक चीज काम आती है, हार्ड वर्क विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो मेहनत का यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, दुआ कर रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मेहनत तो करने को बनता है। बिना मेहनत का ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। विद दिस कल हम लोग मिलते हैं एट 9:30।
ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट।